नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। 38वें राष्ट्रीय खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता में केरल ने पेनल्टी शूटआउट में असम को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। उत्तराखंड और दिल्ली के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। मैच देखने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तेजी से जारी। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा, जल्द पूरा होगा काम। केंद्र सरकार के स्तर पर तय होगी उद्घाटन की तारीख। जल्द दूर होगी रोडवेज में बसों की कमी। उत्तराखंड शासन ने रोडवेज प्रबंधन को दी 100 नई बसों को खरीदने की अनुमति। प्रदेश के अलग अलग डिपो से होंगी संचालित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेलों के तहत हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन जारी है। आज असम और केरल के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा। असम ने पहले उत्तराखंड और गोवा को हराकर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, जबकि केरल ने सर्विसेज और मणिपुर को हराकर अपनी जगह पक्की की। मैच में दोनों टीमें 90 मिनट तक गोल नहीं कर पाई, जिसके बाद मैच कमिश्नर ने दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शॉट्स का मौका दिया। पेनल्टी शूटआउट में केरल ने 3-2 से जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह बनाई। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ भी जुटी थी। केरल के कप्तान अजय ने कहा कि हमने पूरे मनोबल के साथ खेला और पेनल्टी में जीत हासिल की। अब फाइनल में जीत के लिए उनकी पूरी तैयारी है। Very happy because we entered into the final of this national games. Very happy for the win. It's a tough match, but our boys did very well. They fight very hard, and our hard work God gives us the win, and happy for that. केरल टीम के कोच सफी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और हम फाइनल में अपनी जीत के लिए तैयार हैं। Obviously, we had a very big plan for the set pieces, and we have a plan for the penalties. So whatever we worked, our players did it in the pitch. So even in the match, we got a lot of opportunities, whatever the way we planned. But finally, we know that the end will come. That's a kick from the penalty mark. Obviously, I know that my players will do because we worked very hard for winning this. वहीं फुटबॉल का दूसरा सेमीफाइनल शाम 6 बजे हल्द्वानी में खेला जाएगा, जहां उत्तराखंड और दिल्ली की टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी। जानकारी के अनुसार मैच को देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि NHAI की ओर से एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ कारणों से पहले से प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे प्रयास है कि एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली देहरादून हाईवे पे काम चल रहा है, उसका उद्घाटन पहले ही प्रस्तावित था, लेकिन कतिपय कारणों से वो हो नहीं पाया। इसमें भारत सरकार के स्तर से निर्णय होना। उत्तराखंड शासन ने रोडवेज प्रबंधन को 100 नई बसों को खरीदने की अनुमति दे दी है। अभी रोडवेज के पास करीब 1400 बसों का बेड़ा है। इसमें 900 बसें रोडवेज की खुद की हैं, बाकी बसें अनुबंध पर चल रही हैं, जबकि 400 बसें ऐसी हैं जो अपने किलोमीटर और आयु पूरी कर चुकी हैं। बसों की कमी के कारण रोडवेज इनको भी चला रहा है। वहीं पुरानी बसों को बाहर करने के लिए रोडवेज ने उनकी जगह नई बसें खरीदने की तैयारी की है। प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि प्रबंधन ने टेंडर जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन बसों को खरीदकर प्रदेश के अलग अलग डिपो में लगाया जाएगा, जिससे बसों की कमी दूर हो सकेगी। निगम पहले कुछ बसेस की कमी का सामना कर रहा था, इसलिए शासन ने इससे पहले भी हमें 130 बसों की अनुमति दी थी, और जिसमें हम लोगों ने 130 बसें भी खरीदी। वो सारी की सारी BS6 बसें हैं, उनको हम डिफरेंट डिपो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और उनसे हम लोग डिपो से यानी कि विभिन्न पर्वतीय मार्गों से दिल्ली के लिए वो संचालित की जा रही हैं। इसके बाद पुनः बसों की कमी को देखते हुए शासन ने पुनः हमें 100 बसों के खरीद की अनुमति दी है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी चल रही है। इनको भी हम विभिन्न डिपो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल हमारे पास 20 डिपो हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में भी हैं और कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी है। सब जगह बसों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनको दिल्ली के ऑपरेशंस वहाँ से संचालित किए जाएंगे।
नैनीताल जनपद में जमरानी बांध का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके कारण आसपास के गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इन गांवों को अन्यत्र बसाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो बांध के पास स्थित है। बांध बनने से उनके रोजगार और अन्य हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इन गांवों के लिए आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार कर रहा है। जिला प्रशासन इन गांवों के लिए विकास योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए छोटी छोटी बैठकों का आयोजन कर रहा है। इनके जरिए ग्रामीणों को रोजगार और विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीमताल विकासखंड के पस्तोला गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीडीओ गोपाल गिरी गोस्वामी ने बताया कि यहां कई विकासात्मक योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुन करके एक कार्य योजना तैयार करेंगे। इसमें तो बहुत सारे विभागों के हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पहुँचे हुए हैं और गाँव की जितनी भी ग्रामीणों की दिक्कतें हैं या उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो सार्वजनिक हों या फिर कोई व्यक्तिगत दिक्कतें उनके हों, तो सबको यहाँ पर सुना जा रहा है और उनको सुन करके हम सभी विभाग मिल करके एक विस्तृत कार्य योजना हम तैयार करेंगे और उस कार्य योजना को जिलाधिकारी महोदया को प्रस्तुत करेंगे, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको जो डैम बनेगा, जमरानी डैम बनेगा, उसके बाद जो इनडायरेक्ट या कोई ऐसा इफेक्ट पड़ना है तो उससे जो है उनको उबारा जा सके और उनको आजीविका के समुचित साधन उपलब्ध कराए जा सके। बैठक में गांव के प्रधान और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं भी साझा की। वहीं जमरानी बांध के निर्माण के क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने पर जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने कहा कि कई योजनाएं इस दिशा में चलाई जा रही हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देंगी। बिकॉज ये जो हमारा डैम प्रपोज्ड है उसके आसपास का गांव रहेगा, तो यहाँ पे झील की वजह से काफ़ी सुंदरता भी बढ़ जाएगी, जिस कारणवश यहाँ पे सबसे पहले तो जो यहाँ के लोगों हैं उनको प्रोत्साहित करके होम स्टे या वीरचंद सिंह से जो भी अपनी इकाइयां हैं वो निर्मित करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अवस्थापना विकास कार्य किए जाएंगे, जैसे आपके रास्ते के हो गए हैं या फिर वहाँ पे बेंचेस हो गई और आपके साइनेजेस हो गए, प्लस साथ ही जब वो झील बनेगी तो उसमें कुछ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पे की जाएंगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सब एरिया के सैनिक अस्पताल, मिलिट्री डेंटल कोर और स्थानीय स्वास्थ्य संगठन देहरादून की ओर से 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कर्नल आलोक गुप्ता, कमान अधिकारी SHO ने विभिन्न प्रकार के कैंसर संबंधी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट सुमन सिंह 2 दिवसीय कार्यक्रम में महिलाओं को होने वाले कैंसर जैसे गर्भाशय के मुख्य कैंसर, स्तन कैंसर के बारे में बताया। साथ ही महिलाओं को इसके बचाव के बारे में भी जानकारी दी। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जोईता बनर्जी और सीनियर रजिस्ट्रार कर्नल JM जयप्रकाश उपस्थित रहे। बागेश्वर जिले में हंस फाउंडेशन और वन विभाग के सहयोग से वनाग्नि की रोकथाम के लिए फायर फाइटर्स वॉलंटियर को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उन्हें वनाग्नि सुरक्षा उपकरण किट भी वितरित की गई। बागेश्वर जिले में वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग, पुलिस, आपदा कर्मियों और हंस फाउंडेशन की मदद से 200 गांव के 1100 फायर फाइटर्स को जोड़ा गया है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि गर्मियों में आगजनी की संभावना ज्यादा रहती है और इसीलिए सभी विभागों को समन्वय करते हुए आग की सूचना मिलने पर त्वरित प्रक्रिया देनी चाहिए ताकि आग का प्रसार न हो। उन्होंने जन जागरूकता और जन सहभागिता की अहमियत को भी रेखांकित किया और कहा कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखना जरूरी है। साथ ही गांवों और ग्राम पंचायतों को मानव जनित आग से बचाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और हंस फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, वॉलंटियर्स कुछ नामित किए गए, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। तो उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही साथ पूरे डिटेल में उनकी एक ट्रेनिंग जो है किस तरीके से वनाग्नि के संबंध में उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बुझाने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की जानी है, फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से कैसे की जानी है, उसके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और उनको पूरा प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। और ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, तो इसी में जितने भी हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हैं उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा सराहनीय ये कदम कहा जा सकता है। प्रभागीय वनाधिकारी ध्रुव सिंह मारतोलिया ने कहा कि 15 फरवरी तक कंट्रोल बर्निंग की जानी है। उन्होंने फायर फाइटर्स वॉलंटियर को अपनी सुरक्षा के साथ साथ मानसिक रूप से भी तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में दी गई जानकारी को अच्छे से समझें, जिससे आग लगने पर बेहतर ढंग से काम कर सकें।
इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।